हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 का क्रैश कोर्स मैं कराने वाला हूँ। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट का एक पेज यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। सो इसके ऊपर मैं आज क्रैश कोर्स का वीडियो बनाऊंगा और जो सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा नीट जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक को टच करके यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी टॉपिक यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ हर एक टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और इसके ऊपर आप लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज ये डी एंड ए ब्लॉक के बारे में बताते हैं। देखिए डी और ए ब्लॉक मतलब पहले हम लोग डी ब्लॉक के बारे में बताएंगे फिर ए ब्लॉक के बारे में बताएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब जहाँ पे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो अगर ये डी में जाके कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होगा तब उसको कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ में जाके ख़त्म होगा तब उसको कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ऑर्बिटल में ख़त्म होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट बताएंगे। तो पहले देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बताया गया? द एलिमेंट्स in which the last differentiating electrons enters into the d orbitals of the penultimate shell, that is n-1 d, where n is the last shell of the d block। ठीक है, उसको ही कहेंगे डी ऑर्बिटल जिसमें ग्राउंड स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, फिल्ड अप रहेगा, पार्शियल भी फिल्ड अप रह सकता है। देखिए कॉपर, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। फिर कॉपर 2 प्लस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। ठीक है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक होगा 4s1 से और एक होगा 3d से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और इसका पोजीशन भी आप लोग देख सकते हो। डी ब्लॉक का पोजीशन क्या है? देखिए यहाँ पे एस ब्लॉक, इस साइड में क्या है, यहाँ पे है पी ब्लॉक और मिडिल में डी ब्लॉक। 3b से स्टार्ट करके यहाँ पे 8 फिर 3b और यहाँ पे क्या है 2b तक, मतलब ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये डी ब्लॉक आता है। और यहाँ पे 4 सीरीज आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक सीरीज, यहाँ पे एक सीरीज, यहाँ पे एक सीरीज और यहाँ पे एक सीरीज। क्या क्या सीरीज क्या क्या है यहाँ पे? देखिए पहला जो सीरीज है वो स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, स्कैंडियम से शुरू होकर फिर जिंक तक 21 to 30। और सेकंड जो होगा वो इट्रियम से कैडमियम तक 39 to 48। नेक्स्ट जो होता है वो होगा हॉफनियम टू मार्करी, यहाँ पे देखिए 72 हॉफनियम टू मार्करी 80 तक। फिर देखिए यहाँ पे रदरफोर्डियम 104 से लेकर 112, ये आननबियम लिखा हुआ है, ये डिस्कवर हो गया ये एलिमेंट, ये कोपरनिकियम Cn तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1 d 1 to 10, ये देखिए n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। ठीक है, फिर डिपेंडिंग ऑन क्या बताया गया, डिपेंडिंग अपॉन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ व्हिच पेनल्टीमेट शेल, मतलब पेनल्टीमेट शेल किसको कहते हैं? लास्ट शेल का जो अगले वाला शेल होगा उसको पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है। उसमें पेनल्टीमेट शेल आर फिल्ड 4 rows 10 electrons of each obtained, they correspond to 3d 4d 5d and 6d orbitals। ठीक है, 3d 4d 5d सब शेल फिलअप होता। फिर n-1 यहाँ पे देखा जाए, देखिए n-1 d subshell is slightly greater than ns subshell, hence orbital is filled first then n-1 d। पहले क्या होगा ns ऑर्बिटल, फिर क्या होगा n-1 d ऑर्बिटल फिलअप होगा, क्योंकि एनर्जी वेरिएशन है, लेसर एनर्जी होता है। फिर देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। और एक्सेप्शनल जो बिहेवियर यहाँ पे बताया गया कॉपर और क्रोमियम का। क्रोमियम और कॉपर में क्या होता है, देखिए ये जो हंट्स रूल है, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल हाफ फिल्ड शेल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसलिए कॉपर में 4s1 3d5 होता है इंस्टेड ऑफ 4s2 3d4, और कॉपर में क्रोमियम में देखिए अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल यहाँ पे क्या होता है, इन क्रोमियम 4s1 3d5 होता है इंस्टेड ऑफ 4s2 3d4, और
कॉपर में क्या होता है 4s1 3d10 होता है इंस्टेड ऑफ 4s2 3d9, ठीक है, क्योंकि हाफ फिल होगा डी में तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल सेल होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखिए, यहाँ पे फिर एक एक करके प्रॉपर्टीज बताया गया। प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई ऑफ द ट्रांजिशन मेटल लाई in between those of S and P block elements. Generally, the atomic radii of D block elements in a series decreases with increase in atomic number, but the decrease in atomic size is smaller after midway. Midway के बाद क्या होता है देखिए, स्मॉल हो जाता है, क्योंकि midway तक D5 कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब हाईएस्ट मतलब 5 होगा तो क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद कम होता जाता रहता है, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया गया, आप लोग वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एक बोल के एक फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है देखिए, इसका रिलेटेड और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं। देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक्चुअली ये होता है, लैंथेनॉइड में क्या होता है कि लैंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लैंथेनॉइड का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, लैंथेनॉइड में 4f होता है, 4f 5d 6s, तो d और f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचा के रखना, वो ही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है एस पी डी एफ, एस का सबसे ज़्यादा, फिर डी, फिर पी, फिर होगा डी, फिर होगा एफ। डी और एफ का बहुत कम होता है, इसलिए खुद के इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचा नहीं पाता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है, वो लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच के ले आता है, फिर इसका रेडियस कम होता जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो लैंथेनॉइड का जो लैंथेनॉइड सीरीज में जो होता है, इसलिए इसको कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम टू सेम एक्टिनॉइड में भी होता है, उसमें एक एक शेल ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड से भी एलिमेंट टू एलिमेंट में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा उसमें ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वो भी कम होता जाएगा और ज़्यादा के ज़्यादा खींच के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को लेके आता है और रेडियस भी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया, एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडाई, क्योंकि लास्ट में देखिए कॉपर के बाद जो जिंक होता है वहाँ पे जिंक में एटॉमिक नंबर है 30, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होगा D10 मतलब फुलफिल होने के कारण रेडियस इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग लिख सकते हो। फिर आयोनिक रेडाई जो है सेम टू सेम मैक्सिमम जो एटॉमिक रेडाई है उसके तरफ उसका जो वेरिएशन जैसे हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही डिपेंड ज़्यादा करता है। फिर आयोनिक रेडाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर देखिए यहाँ पे मार्करी को छोड़ के, मार्करी तो लिक्विड है और बाकी जितने एलिमेंट होगा वो मेटेलिक हाई मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लो रहेगा, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो लाइन मैंने बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिए। ये जो लाइन है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्डिंग ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द डिफरेंट मेटल एटम्स, ठीक है। मतलब ज़्यादा के ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्गर होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होने के कारण क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसका रिलेटेड जितना सारा प्रॉपर्टीज रहता है वो सब स्ट्रॉन्गर होगा। फिर देखिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम टू सेम यहाँ पे बताया गया, देखिए हाई मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसके ऊपर डिपेंड करके होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करके होता है। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, रीचेस ए मैक्सिमम वैल्यू, क्रोमियम देन डिक्रीजेस फ्रॉम आयरन टू जिंक, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट
then mercury has the lowest melting point, manganese has the lowest melting point in 3D series. ठीक है, फिर चलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। आयोनाइज करने के लिए मतलब लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में दिस लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, they are higher than those of S block but less than P block element, and ionization enthalpy gradually increases with increasing atomic number। ठीक है, दो सम irregularities are observed। यहाँ पे क्या बताया गया, the increase in ionization enthalpy is due to increasing nuclear charge with increasing atomic number, which reduces the size of atoms, making the removal of outer electron difficult। In a given series, the difference in the ionization enthalpies between any two successive d block elements is very much less than the difference in case of successive s block element। यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन बताया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में पी डी माइनस एन माइनस वन डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे जो मैंने पहले उस समय बताया था लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, सेम टू सेम रीजन यहाँ पे भी बताया गया कि डी एन माइनस वन डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जब घुसेगा फिर क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण डी और एफ का ये न्यूक्लियस खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है, जो जिंक कैडमियम और मार्करी, ये तीनों जो है जिंक कैडमियम और मार्करी, ये तीन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, फिर भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये तीन नहीं दिखाते। क्या क्या नहीं दिखाता है, ये जो कलर्ड होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, मगर ये तीन कलर्ड नहीं होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये तीनों दिखाते नहीं है। ठीक है, ऐसे करके दो तीन डिफरेंस ट्रांजिशन एलिमेंट से होता है, इसलिए ये तीन डी ब्लॉक एलिमेंट है मगर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर देखिए ऑल्दो सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑल्सो इन जनरल इंक्रीज along a period, but the magnitude of the increase for the successive elements is much higher। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर देखिए the high values of 3D transition 3D ionization enthalpies for copper, nickel and zinc explains why they show a maximum oxidation state of +2। ठीक है, वो लास्ट शेल में क्या होता है 4s2 3d10 4s2 होता है, तो 4s2 लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3d10 में आ जाता है। फिर देखिए जो 6 नंबर जो पॉइंट है, नंबर 6, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5d एलिमेंट्स आर हायर एज कंपेयर टू 3d एंड 4d सीरीज, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कम होता है of nucleus by 4f electrons in 5d elements results in greater effective nuclear charge acting on the outer valence electrons। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहते हैं, देखिए द नेट न्यूमेरिकल चार्ज असाइंड टू एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स combined state is known as oxidation state। with the exception of few elements, most of the d block elements show more than one oxidation state। ठीक है, they show variable oxidation states, they show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन बताया गया है, देखिए n-1 d and NH orbitals in the atoms of d block elements have almost same energies and therefore electrons can be removed from n-1 as easily as s orbitals electrons। After removing s electron, the remainder इज कॉल्ड कार्नेल ऑफ द मेटल कैटायन। कार्नेल मतलब क्या होता है, कार्नेल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर घूमते रहता है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें आप लोग ज़रूर ये पढ़े थे कि कार्नेल मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। फिर देखिए दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा यहाँ पे, एक और दो इलेक्ट्रॉन मतलब निकाल के n-1 d ऑर्बिटल से फिर उसका स्टेबल होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करेगा। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट इन ईच सीरीज। हाँ, ईच सीरीज लास्ट एलिमेंट के बारे में मैंने पहले ही बताया था, जिंक कैडमियम मार्करी, उसको छोड़ के मैक्सिमम देखिए फिर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s। ठीक है, 4s लॉस्ट, फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट
क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d लॉस्ट। देखिए यहाँ पे इन 3d सीरीज ऑल द एलिमेंट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 4s एंड हेंस दे ऑल गिव ए कॉमन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। फिर देखिए द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज गिवन बाय मैंगानीज। डेफिनेटली मैंगानीज क्या क्या दिखाता है, +2 से स्टार्ट करके +7 तक, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4s2 3d5 होता है। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय रुथेनियम एंड ऑस्मियम, क्या कितना दिखाता है, +8। अक्रॉस द पीरियड मैक्सिमम, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस and it is maximum at the center and then decreases even if atomic number increases. The element which shows the highest oxidation state occur in middle or near the middle of the series. ठीक है, क्या होगा, middle of the series highest oxidation state, फिर नीचे मतलब कम होता जाता है, फिर लास्ट में क्या होगा, डिक्रीज होता जाता है एंड लास्ट में इंक्रीज होगा। ट्रांजिशन मेटल्स ऑल्सो शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों किस में, देखिए जो निकल का कार्बोनिल होता है CO कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें कार्बोनिल का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 इज मोस्टली आयोनिक। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए। द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड्स ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मोस्टली आयोनिक, एंड बॉन्डिंग इन द कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो होगा कोवेलेंट, और मिडिल वाला जो होगा वो क्या होगा, एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखाएगा। फिर द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ सम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू D0 D5 D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर मैंने दिखाया, ये ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन के डिफरेंट आयंस में बताया गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिर देखिए तो नंबर 9 है, copper 2+ is more stable than copper plus even when copper plus is 3d10 while copper 2+ is 3d due to high heat of hydration. Standard electrode potentials and chemical reactivity. Thermodynamic stability of the compounds of transition elements can be evaluated on the magnitude of ionization enthalpies of the metal. Smaller the ionization enthalpy of the metal, stabler is the compound. ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए। स्मॉलर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा उसमें उसका क्या होगा, कंपाउंड भी उसका स्टेबल होगा। इन सॉल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स रेदर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल values depend upon factors such as enthalpy of sublimation of the metal, ionization enthalpy और hydration enthalpy। यहाँ पे दिखाया गया, देखिए पहले जो होगा ये मेटल सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर सॉलिड से गैसियस आयोनाइज में कन्वर्ट होगा, ये होगा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर गैसियस आयोनाइज से क्या होगा, एक्वा स्टेट में कन्वर्ट होगा, वो होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, जो टोटल एनर्जी जो होगा इसमें, ये टोटल एनर्जी फॉर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन साइमल्टेनियसली फॉर द प्रोसेस। ठीक है, ये तीनों को ऐड करके होगा टोटल एंथैल्पी चेंज। ये जो चार्ट में आप लोग देख सकते हो, ये जो ट्रेंड्स बताया गया, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन द इनॉट वैल्यूज। दिस इज बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड सब्लिमेशन एंथैल्पीज डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड। ठीक है, द रेगुलर जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव इनॉट वैल्यूज along the series is due to the general increase in the sum of first and second ionization enthalpies. Copper has a unique behavior in the series as क्या बताया गया, यूनिक बिहेवियर कॉपर दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि ये मेटल जो है पॉजिटिव वैल्यू होता है इसका ई नॉट का। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई दिस इज इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, इट रिएक्ट्स विथ ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, व्हिच आर रिड्यूस्ड। द रीजन फॉर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यूज फॉर कॉपर is that the sum of enthalpies of sublimation and ionization not balanced by hydration enthalpy। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे the values of E naught for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from general trend, क्योंकि greater the stability of half filled D shells, Mn2+ के बारे में बताया यहाँ पे, जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 एंड कम्प्लीटली फील्ड D सबशेल इन 3D10। मतलब 3D10 कहाँ पे होता है, ये जिंक
2+ जो आयन है उसमें 3d2+, 3d10 जिंक 2+ में होता है। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ निकल टुवर्ड्स E0 वैल्यूज फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड इज ड्यू टू इट्स हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया गया। फिर देखिए ट्रेंड्स इन मेटल 2+, 3+, ये क्या होगा, लो वैल्यू ऑफ E0 रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3+ आयंस हैज ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। फिर हाईएस्ट जिंक क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। फिर मैंगनीज का भी स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। आयरन Fe2+, Fe3+ का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है क्योंकि D5 कॉन्फिगरेशन Fe3+ में होता है। फिर वेनेडियम 2+, ये T2G3 में हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ये यूनिट 9 मतलब चैप्टर नंबर 9 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आप लोग ज़रूर पढ़ा होगा। फिर केमिकल रिएक्टिविटी जो है E0 वैल्यू देखिए यहाँ पे, द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी वेरी वाइडली in their chemical reactivity. Some of them are highly electropositive and dissolve in mineral acids, whereas a few of them are noble, that is they do not react with simple acids. Some results of chemical reactivity of transition elements they have shown here. You can go through, देख सकते हो यहाँ पे, the metals of the first transition series except copper are relatively more reactive than other series. They are oxidized by H+ ions, though the actual rate is slow. Example, titanium, vanadium are passive on dilute non-oxidizing agents at room temperature. Less negative value of M2+/M along the series indicates the decreasing tendency to form divalent cations. More negative values than expected for manganese, nickel, zinc show greater stability for manganese 2+, nickel 2+ और zinc 2+. E0 वैल्यू जो रेडॉक्स कपल होता है उसमें इंडिकेट क्या करता है, देखिए Mn3+, cobalt 3+ ions are the strongest oxidizing agents in aqueous solutions, where जो टाइटेनियम 2+ होता है, वेनेडियम 2+, क्रोमियम आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड। ये रिएक्शन भी आप लोग देख सकते हो। फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होता है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बहुत अच्छा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। उसका रीज़न क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, वैकेंट स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉन आके वहाँ पे जगह ले लेगा, ठीक है, तब उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। और यहाँ पे एक कैटलिस्ट मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट दिया हुआ है, कौन सा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में यूज़ होता है वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये तो आप लोगों को पता ही है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब वो लास्ट शेल में जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तब उसको कहेंगे डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड जब रहेगा उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये जो रिपील करेगा एक, और दूसरा क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइन को डायमैग्नेटिक रिपेल करेगा, और वीकली अट्रैक्शन किस में रहेगा, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स में। फिर तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का स्पिन ऑनली फार्मूला जिसको कहते हैं, ये फार्मूला क्या है, म्यू इफेक्टिव इक्वल टू √n × n+2 bm। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, bm मतलब बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्मेशन के लिए ये नेगेटिव एनायन कैटायन मतलब लिगेंड्स जो होता है, लिगेंड्स को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, डी ब्लॉक खाली होना चाहिए, वैकेंट स्पेस होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट बड़ा होने के कारण उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है, और उसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है किससे, लिगेंड से, उसके मतलब इससे है, इसलिए ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। और ये सारा कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल आप लोगों को पास दिया हुआ है, और रीज़न जो मैंने बताया वो ही रीज़न यहाँ पे बताया गया। चलिए नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको कहते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ सम स्मॉल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन। वो जो छोटा एलिमेंट होता है वो बड़ा जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, उसमें जो डी वैकेंट ऑर्बिटल रहता है उसमें ये छोटा छोटा एलिमेंट जो होता है वो ट्रैप्ड इनसाइड किया जाता है। फिर इसमें ऐसे टाइप का कंपाउंड यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम हाइड्राइड, ठीक है, Mn4n, Fe3H, Fe3C, ऐसा करके बहुत सारा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, देखिए ये बात, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मटेरियल फॉर्म होता है, मतलब जिसका स्टोइशियोमेट्री इक्वल नहीं होता है वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका जो प्रॉपर्टीज़ है देखिए, ये दे आर वेरी हार्ड
ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन प्योर मेटल, दे हैव हायर कंडक्टिविटी, फिर दे एक्वायर केमिकल इनर्टनेस। और नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे देखिए एलॉय फॉर्मेशन। एलॉयज आर द होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस, पता है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जो होता है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोई भी एक सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर 24, 25, 26 ऐसे करके अगर लेंगे तो एवरी एलिमेंट के अंदर जो साइज का डिफरेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए एक को देकर दूसरे को क्या कर सकते हैं आप लोग, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, एलॉय फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स सिमिलर एटॉमिक रेडाई एंड हेंस एलॉयज वेरी रेपिडली। जो मैंने यहाँ पे बताया था, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जनरली हार्ड होता है, कैसे होता है और क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे बताया गया। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड का जो ऑक्साइड्स होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +7 होता है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्साइड एनी ट्रांजिशन मेटल इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, सो Mn2O7 बताया गया देखिए यहाँ पे। फिर ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम form oxides with the formula MO with ionic, which is ionic in nature. As the oxidation number of the metal increases, ionic character decreases. देखिए Mn2O7 क्या होता है, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल, CrO3 V2O5 लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। फिर यहाँ पे मैंगनीज का जो सीरीज देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन जो होता है वो यहाँ पे दिखाया गया। फिर देख लेते हैं, इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मेटल्स आर बेसिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एसिडिक, व्हेयरएज इंटरमीडिएट एम्फोटेरिक होता है। और यहाँ पे भी एग्जांपल भी दिया हुआ है, MnO बेसिक, Mn3O4 एम्फोटेरिक, Mn2O3 भी एम्फोटेरिक, MnO2 एम्फोटेरिक और Mn2O7 एसिडिक होता है। अब देख लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपरेशन किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर होता है क्रोमाइटोर से, और ये जो क्रोमाइटोर का फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग, FeO.Cr2O3। ठीक है, तो ये जो क्रोमाइटोर है इसका क्या किया जाता है, पहले सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन किया जाता है। फिर इसके साथ इसको कन्वर्ट किया जाता है, ये जो सोडियम क्रोमेट फॉर्मेशन हुआ इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला के फिर सोडियम डाइक्रोमेट फॉर्मेशन किया जाता है। हम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करके फिर फाइनली पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर किया जाता है। फिर प्रॉपर्टीज़ देखिए, कलरिंग, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, हीट के साथ ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करके पोटेशियम क्रोमेट, फिर Cr2O3 और ऑक्सीजन एल्कालाइन के साथ रिएक्शन होकर क्या होता है। और रिएक्शन का मैंने एक अलग सा वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल में दे दिया हो, आप लोग ज़रूर वो रिएक्शन का ट्रिक्स, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों का जो शॉर्टकट वीडियो का ट्रिक्स है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ हूँ, ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ज़रूर आप लोग चेक कीजिए। फिर देखिए पोटेशियम क्रोमेट का जो रिएक्शन है, इंटर कन्वर्शंस, ऑरेंज रेड डाइक्रोमेट से येलो डाइक्रोमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। देखिए हीटिंग करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रोमिक सल्फेट, क्रोमियम का जो सल्फेट होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताया गया। इक्विवेलेंट वेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट। यहाँ पे 6 है इसलिए बाय 6 किया गया। I- से I2 में कन्वर्ट किया गया, फिर Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट किया गया, ऑक्सीडाइज किया गया क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सल्फाइड से सल्फर में कन्वर्ट किया गया। वैसे करके बहुत सारा रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका शॉर्टकट वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। टेस्ट फॉर ए ड्रंकन डाइवर कैसे टेस्ट किया जाता है। फिर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, रेड वेपर ऑफ क्रोमिल क्लोराइड फॉर्मेशन होता है जिसमें, ये सब देख सकते हो। डाइक्रोमेट और क्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर पोटेशियम परमैंगनेट का जो प्रिपरेशन यहाँ पे बताया गया वो पाइरोलुसाइड ओर से प्रिपेयर किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो रिएक्शन यहाँ पे बताया गया, देखिए पाइरोलुसाइड ओर से पहले क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम मैंगनेट, फिर परमैंगनेट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसका जो रिएक्शन सारा है आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए।
वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं सोल्यूबिलिटी, फिर एक्शन विथ हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सब रिएक्शन जो मैंने दिखा रहा हूँ आप लोग ज़रूर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये चैनल पे भी मिल जाएगा, मेरा जो चैनल है वहाँ पे बहुत सारा ट्रिक्स इसके ऊपर बनाया हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। बेयस रिएक्शन किसको कहते हैं? ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है अल्कलाइन, उसको ही अनसैचुरेशन टेस्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अनसैचुरेशन टेस्ट है उसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको बेयस रिएजेंट कहते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट डिसइंफेक्टेंट मतलब जर्मेटिसाइड की तरह भी काम करता है। लैंथेनाइड सीरीज़, लैंथेनाइड सीरीज़ को आप लोगों को तो पता ही है। लैंथेनाइड सीरीज़ में क्या क्या होता है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। पहले जो लैंथेनॉइड्स है, फिर इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनम से स्टार्ट करके फिर लुटेशियम तक 57 to 71, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वेरिएशन है ये सब यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है। फिर जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आप लोगों को पता है, N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 NS2। ठीक है, तो लैंथेनम क्या होता है? लैंथेनम +3 डोमिनेट करता है, +2 +4 ऑलवेज लेस स्टेबल देन +3 होता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बताया गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 ऑल्सो फॉर्म होता है यहाँ पे। फिर हाफ फील्ड किस में होता है? देखिए, हाफ फील्ड यूरोपियम और टर्बियम जो होता है उसमें हाफ फील्ड होता है F7, और कॉम्प्लीटली फील्ड इटरबियम में होता है जो F14 होता है। ये जो नोट बताया गया 4F और 5P इलेक्ट्रॉन्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन कैसे यहाँ पे काम करता है देखिए। दे आर वेरी इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम देयर केमिकल एनवायरनमेंट outside the atom by the 5s and 5p electrons. 4f electrons do not take part in bonding. They are neither removed to produce ions nor they do take any significant part in crystal field stabilization or complexes. Crystal field stabilization is very important with the d block elements. Octahedral splitting of f orbitals del 0 is only about 1 kilojoule, और f orbital में क्या होता है? फील्ड और हाफ फील्ड होता है, इफेक्ट ऑन द नॉर्मल केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देख लेते हैं एटॉमिक रेडियस। विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक रेडियाई ऑफ द ट्राइवेलेंट मेटल आयंस फ्रॉम La3+ to La3+। ठीक है, लैंथेनॉइड जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, ये देख सकते हो आप लोग, और ये एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया गया। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर वो तो आप लोगों को पता ही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, वो सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे देखिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया, कैसे इनपरफेक्शन शील्डिंग होता है, वो उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे बताया गया, आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे इफेक्टिव जो चार्ज होता है, स्पिन फॉर्मूला, वो आप लोग देख सकते हो, √4s × s+1 प्लस l × l+1 bm। s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, और l क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट जो कलर फॉर्मेशन होता है, लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट्स आर कलर्ड both in the solid state and in aqueous solution due to partly filled f orbitals which permit ff transition। लैंथेनम 3+ क्या क्या कलरलेस है देख लीजिए आप लोग। ठीक है, सामरियम डिस्पोरियम येलो है, इटरबियम टर्बियम वो पिंक कलर होता है। फिर हाइड्रोक्साइड Ln3+ मतलब LnOH3 precipitated as a gelatinous precipitation। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो एम्फोटेरिक होता है। और इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताएगा, आप लोग देख सकते हो। सीरियम जो होता है, लुटेशियम जो होता है उसका लिस्ट बेसिक होता है, सीरियम का मोस्ट बेसिक, फिर लुटेशियम का बेसिसिटी कम होता जाता है। एक्टिनॉइड सीरीज जो है ये भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ज़रूरी होता है वही मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे बाकी सारा जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया गया, +5 +4 +3 +7 +6
हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय दीज एलिमेंट्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक रेडियस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है, पैरामैग्नेटिक पता ही आप लोगों को, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या है, सेम टू सेम। कलर क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे कैन इजीली मेक कलर्स। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो भी कलर सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है डी डी ट्रांजिशन के कारण। वो तो आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा हुआ है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा जो वीडियो है वो भी आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। तो ये भी सेम टू सेम रीज़न है। यहाँ पे वहाँ पे डी ब्लॉक में क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ए ब्लॉक में एफ एफ ट्रांजिशन होता है। फिर यहाँ पे डिफरेंस बताया गया लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अंदर। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक सल्फेट, इसका प्रिपरेशन सिर्फ देख लीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके। फिलोसोफर्स वूल, जिंक ऑक्साइड, इसका जो रिएक्शंस, इसका यूज बताया गया। फेरस सल्फेट का रिएक्शंस, फेंटॉन्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट होता है, मोट सॉल्ट, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड का रिएक्शंस, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल का रिएक्शंस, फिलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट भी बताया गया। लूनर कॉस्टिक, सिल्वर नाइट्रेट, इसका रिएक्शन देख सकते हो। टॉलरेंस रिएजेंट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है। HgBr का जो रिएक्शन है ये भी आप लोग देख सकते हो। फिर मरकरी क्लोराइड का रिएक्शंस, देखिए नेस्लर्स रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिलियन स्पेस। चलिए अब देख लेते हैं 4-5 MCQ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ क्या है देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। सो देखिए यहाँ पे CnDm3+ फर्स्ट ऑप्शन, देन कॉमा टाइटेनियम, देन सेकंड ऑप्शन में है CnDm3+, कॉपर 2+, फिर निकेल 2+, कॉपर प्लस, फिर निकेल 2+, टाइटेनियम 3+, और इसका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। तो गैस करिए क्या होगा, कलर्ड आयन कौन सा होगा। करेक्ट, डी, ऑप्शन डी, निकेल 2+ और टाइटेनियम 3+। देखिए क्या होगा रीजन, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसलिए उसमें कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शन 1 Mn2+, फिर Cr3+, फिर क्या है वेनेडियम 3+, फिर टाइटेनियम 3+। सो क्या होगा आंसर, यस ऑप्शन बी, क्रोमियम 3+। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि T2G3+ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में ये स्टेबल आयन फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट MCQ की तरफ, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ SO3 इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये शायद KMnO4 होगा क्वेश्चन में, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। तो बहुत ईजी है, क्या होगा ऑप्शन डी, हाँ 2/5। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो, MnO4 2-, 5 मोल SO3 2- क्या होगा, 2 मोल KMnO4 चाहिए, फिर 1 मोल के साथ 2/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ की तरफ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंसर क्या है इसका, हाँ डी होगा इसका आंसर। क्रोमियम हाफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉन लिवाइट करने में हाईएस्ट एनर्जी चाहिए, फिर मैंगनीज, फिर वेनेडियम, फिर टाइटेनियम। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करके ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम आयोनिक साइज। ऑप्शंस आर देयर,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल ट्विंस भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए जर्कोनियम एंड हॉफनियम 4+ आयन। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका क्या होगा, साइज सिमिलर होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। एसिडिक K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन होने के कारण ये होता है? डेफिनेटली क्या होगा, हाँ ऑप्शन 1 क्रोमियम 3+ Cr2SO4 होल 3। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द स्टेबिलिटी, डिफरेंट आयंस दिया हुआ है यहाँ पे, Mn2+, Fe2+, Cr2+, कोबाल्ट 2+ इन ऑर्डर। सो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी होता है। तो देखिए हाँ ऑप्शन ए, देखिए मोस्ट स्टेबल, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करके इजीली आप लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के इसका स्टेबिलिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करके ही होता है, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इटरबियम। देखिए बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, बस इसका ये डायमैग्नेटिक होता है। फिर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट, कौन आयन 2.83 मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी शोन दिस वन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये कैलकुलेट करके इजीली हो सकता है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका भी ट्रिक्स है, इसका ट्रिक्स क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के रूट करने से ही जिसका वैल्यू नियरेस्ट होगा वो ही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी निकल 2+, ये देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका √8 का ही वैल्यू 2.83, और 2 अनपेयर्ड होने के कारण ये √8 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो आउट ऑफ दिस 3 1 2 3 4 बताया गया, Mn2O7 V2O3 फिर V2O5 CrO Cr2O3 बेसिक ऑक्साइड्स क्या होगा, कौन सा होगा, हाँ ऑप्शन डी बेसिक ऑक्साइड्स होगा, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये मैंने पहले आप लोगों को बताया दिया था, इस वीडियो में है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, इसमें लोअर ऑक्सीडेशन होने के कारण इसका बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हर एक टाइप का मैंने एक एक एमसीक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस किया, सिर्फ आप लोगों के लिए, ज़रूर ध्यान दीजिए, ये वीडियो एंड तक देखिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया। मेटेलिक रेडाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ दिस हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, और आंसर क्या होगा, डेंसिटी किसका ज़्यादा है, डेफिनेटली डी कॉपर का, क्योंकि ग्रेटर एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होने के कारण इसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास ज़्यादा होगा तो एटॉमिक डेंसिटी भी इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, देख लीजिए ज़रूर, आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, और नीट एग्ज़ाम, जेईई मेंस और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो और जितना सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड होप यू आर डूइंग गुड, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।